तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ रहे थे। तो पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शंस या कंपोजिशंस के बारे में जितनी बातें थी वो सभी का सभी हम लोगों ने समाप्त किया। अब भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आखिर भारतीय संसद काम क्या करती है। तो काम तो उसका बहुत सा है, लेकिन जो उसका मुख्य काम है, मेन वर्क है उसका, वो है कानून बनाना। और देश के लिए भारतीय संसद ही संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है। तो एक प्रश्न होता है कि आखिर वो कानून कैसे बनाती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो आज का क्लास जो संबंधित है वो इसी प्रश्न से है कि आखिर भारतीय संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। तो इंट्रोडक्शंस को इस ढंग से लिख सकते हैं हम लोग कि जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सरकार के 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन हैं। ये एक फॉर्मेलिटीज है जो हम आपको बता रहे हैं, आप पहले से भी इस बात को जान रहे हैं। उसमें सबसे पहला ऑर्गन जो है इसका व्यवस्थापिका है, यानी लेजिस्लेटिव है। दूसरा इसका कार्यपालिका है, यानी एग्जीक्यूटिव है। और तीसरा इसका पार्ट न्यायपालिका है, यानी जुडिशियरी। हम लोगों के जो अध्ययन का विषय है आज के क्लास में वो व्यवस्थापिका है। तो केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। और इसका मुख्य काम जो है इस पार्लियामेंट का, और भी कुछ काम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन वर्क जो पार्लियामेंट का है वो टू मेक लॉ है, यानी कानून बनाना। अब ये जो कानून बनाता है पार्लियामेंट, वो एक प्रक्रिया के तहत बनाता है, एक प्रोसेस के तहत बनाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस के तहत जो बनता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद जो कानून बनाएगी वो अनुसूची 7 जो है, यानी शेड्यूल 7, इस शेड्यूल 7 में जो केंद्रीय विषय है, और एक और विषय है समवर्ती विषय नहीं कहिए बल्कि सूची कहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, सूची। और दूसरा समवर्ती सूची। यानी सेंट्रल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, इसी पर वो कानून बनाता है। जहां तक सेंट्रल लिस्ट का संबंध है तो अभी वर्तमान समय में कुल 97 सब्जेक्ट्स हैं
जो सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, और जहाँ तक कंकरेंट लिस्ट का प्रश्न है तो कुल 54 सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं विषयों में जो शेड्यूल 7 है उसी पर कानून बनाता है। अब कानून बनाने का कानून जो बनाएगा पार्लियामेंट, जो विवरण होता है या प्रस्ताव कह लीजिए, प्रोपोजल, जो प्रोपोजल होता है पार्लियामेंट में, उस प्रोपोजल का एक नाम है जिसको बोलते हैं विधेयक। ठीक है ना? इस विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। जो प्रोपोजल पार्लियामेंट में लाया जाएगा कानून बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उस प्रस्ताव को, उस प्रोपोजल को विधेयक, इंग्लिश में बोलेंगे उसको बिल। क्लियर? अब देखिए, ये बिल के अनेक रूप होते हैं। ये बिल एक प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकार कह लीजिए, डिफरेंट काइंड्स हैं इसके। इसको जानना काफी आपके लिए जरूरी है। उसमें पहला जो है उसको बोलते हैं सामान्य बिल, सामान्य विधेयक। ये इंग्लिश में बोलते हैं जनरल बिल। ठीक है? दूसरे को हम लोग बोलते हैं, दूसरे प्रकार का जो विधेयक होता है उसको बोलते हैं धन विधेयक। क्या बोलते हैं साहब? धन विधेयक। इसका इंग्लिश होगा मनी बिल। तीसरा जो रूप इसका होता है उसको बोलते हैं वित्त विधेयक। क्या बोलते हैं? आप लोग भी दोहराते जाइए ताकि शब्द जो है आपको याद हो जाए। इसको इंग्लिश से बोलते हैं फाइनेंस बिल। और चौथा जो रूप होता है इसका उसको बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक, जिसका इंग्लिश रूप होगा, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है? तो कानून बनाता है पार्लियामेंट। तो कानून एक तरह का नहीं बनाता है, इससे साबित तो ही हुआ। कानून 4 तरीके का बनता है। एक जनरल लॉ बनता है, एक मनी से संबंधित लॉ बनता है, एक फाइनेंस से संबंधित लॉ बनता है, और एक लॉ ऐसा होता है कि हम संविधान में ही संशोधन करना चाहते हैं। तो संविधान में संशोधन करना चाहेंगे तो वो भी एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत ही हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान भी एक पूरा का पूरा लेजिस्लेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया है। ये ऐसा नहीं कि रेडीमेड बन करके बाजार में मिल रहा था और देश के नेताओं ने ला करके हमको दे दिया, बल्कि देश की परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे देश में सरकमस्टांसेस थे, जो पब्लिक की इच्छा या डिमांड थी, या देश के विकास के लिए ज़रूरी था, इन सभी को देखते हुए या जो ऐतिहासिक रूप से प्रशासन के लिए विकसित मॉडल आया था हमारे सामने, इन सबको ध्यान में रख करके बाज़ाब्ते तौर पे सोच विचार करके लोगों से सहमति लेकर के
यहाँ पर लोगों का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, बल्कि संविधान की प्रतियां जब तैयार हुई, जो प्रारूप तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो इस पर आम जनता से 8 महीने तक विचार लिया गया, 8 मंथ तक। इसका मतलब ये है, जो लोग ये बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया संविधान सभा लोकप्रिय कैसे हो सकता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है कि ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड था, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तो जनता से एक्सेप्टेंस लिया गया। 8 महीने तक जनता ने अपनी आपत्तियां दर्ज की और फिर उस पर विचार हुआ, तब संविधान बना। इस तरीके से एक लोकप्रिय संविधान, पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने देश को कह सकते हैं। तो इस पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कानून बनाने की परिपाटी बनाई, उसमें ये कि 4 तरीके से कानून बनाया जा सकता है। एक जो जनरल प्रॉब्लम से संबंधित है, बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षा से संबंधित कोई मुद्दा हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों, ये समाज से संबंधित कोई मुद्दा हो और उस पर कानून बनाना हो, या अपराध से संबंधित कोई मुद्दा हो, उससे संबंधित कानून बनाना हो, या कोई नया प्रकार का देश में कानून को लागू करना हो जो संविधान का भाग नहीं है, तो ये सब जितने मुद्दे होंगे वे सब के सब जनरल बिल, सामान्य विधेयक के द्वारा लाए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये हम ऐसे भी थोड़े दिन के बाद पढ़ाएंगे इसको, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दें कि इसका जो वर्णन है वो 110 और इसका 170। बात समझ में आ रही है? 110 में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है मनी बिल को, कि आखिर मनी बिल किसको कहते हैं। जो प्रस्ताव, जो प्रोपोजल आएगा, उसमें कौन सी बात होगी कि हम कह देंगे कि ये मनी बिल। ठीक है। तो कौन सी बात होगी कि हम कह देंगे सामान्य बिल। तो सामान्य बिल कौन सी बात होगी वो हमने आपको बता दिया अभी। अब दूसरा जो हमने बताया था कि धन विधेयक किसे कहते हैं, मनी बिल किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 110 में डिफिनेशंस ऑफ मनी बिल, यानी धन विधेयक की परिभाषा है। बहुत ध्यान चाहते हैं आपका, एक एक शब्द को गौर से सुनिए और समझिए ताकि हमेशा के लिए याद आ जाए। तो उस आर्टिकल 110 में जो बातें लिखी गई हैं वो ये कि 6 ऐसे मुद्दे हैं, 6 ऐसे मुद्दे हैं कि जिससे संबंधित कोई बात कानून बनने के लिए आएगा तो वो धन विधेयक होगा, वो मनी बिल होगा। अब 6 बातें कौन कौन सी हैं? तो पहली बात तो ये है कि यदि किसी टैक्स का इम्पोजिशंस करना है, उसमें रेगुलेट करना है टैक्स को, यानी लागू करना है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसमें कोई कमी करनी है, उसमें कोई वृद्धि करनी है, इस टैक्सेशन से, करों के आरोपण से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे और उससे संबंधित कोई बिल आएगा तो वो मनी बिल कहलाएगा। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर शुल्क लगाने की बात होगी तो मनी बिल नहीं होगा। कर, टैक्स, शुल्क यानी फी, लेवी, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो सरकार टैक्स जो आपसे लेती है, कर जो लेती है, तो उसके बदले में आपको कुछ देती नहीं है। लेकिन सरकार अगर शुल्क आपसे लेती है तो कोई सर्विस आपको देना पड़ेगा, तभी वो शुल्क ले सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में डिफरेंस है, कर और शुल्क में, टैक्स और फी में। तो अगर टैक्सेशन से संबंधित कोई प्रपोजल होगा वो मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा। और अगर शुल्क से संबंधित कोई बातें होंगी तो वो मनी बिल नहीं होगा, वो वित्त विधेयक होगा, फाइनेंस। हम समझते हैं कि बहुत आसानी से आप लोग समझ गए इस बात को। हालांकि बेयर बुक्स में अगर पढ़ते रहते तो मछली पकड़ते रहते कि आखिर बात क्या है।
दूसरा मुद्दा ये है कि अगर संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर कोई व्यय भारित किया जाए, कोई एक्सपेंडिचर इंपोज किया जाए, किस पर? कंसोलिडेटेड फंड पर। आप संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड शब्द से परिचित हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। अगर नहीं किसी को पता है तो बता दें, हम उसको पूरा डिटेल्स बताएंगे क्लास में भी, और नहीं तो कभी लाइफ में समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं क्यों नहीं? बता दें। तो उसके लिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा दे कि हमेशा के लिए आपको, फिर तो ये तो घूमता है ना आगे पीछे, उसको ले आएंगे। देखिए इसमें 3 शब्द आपको बढ़िया से समझना है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, शायद 167 आर्टिकल नंबर है। हम लिखेंगे इसलिए नहीं, आर्टिकल की थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन मे भी वही होगा, लेकिन शब्द लिखते हैं। तो उसमें एक शब्द जो आपको जानना है वो है संचित निधि। क्या चीज? संचित। इसको इंग्लिश से बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं आकस्मिक निधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। और एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं लोक लेखा। क्या बोलते हैं? लोक लेखा। इसका इंग्लिश होता है पब्लिक अकाउंट। सरकार के आप कह लीजिए कि 3 खजाने हैं, 3 तरह का खजाना है। दूसरा शब्दों में 3 खाते हैं, अकाउंट है। जैसे आपका होता है ना, घर का अकाउंट होता है बैंक में, तो एक तरह का खजाना ही हुआ। या बहुत सारे लोग तिजोरी रखते हैं घर में, तो आप तिजोरी भी इसको कह सकते हैं। ये सरकार की क्या है? 3 तिजोरी है। अब आपको समझना है कि 3 तिजोरी क्यों है, इसमें क्या क्या होता है। बहुत प्यार से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, शांति के साथ समझिए कि एक होता है कि सरकार टैक्स लगाती है, और वो जो टैक्स आता है उस टैक्स का फिर एक्सपेंडिचर भी करती है, व्यय भी करती है। सरकार का के पास कोई आमदनी नहीं है, कोई कारखाना वगैरह नहीं चलाती है, बल्कि सरकार जनता से जो टैक्स लेती है उसी टैक्स से वो फिर जनता को वापस करती है। किस रूप में? उस पर खर्च करके। जैसे लैंड ऑर्डर पर खर्च की, जैसे एजुकेशन पर खर्च की, जैसे हेल्थ पर खर्च की, जितने सब्जेक्ट हैं सब पे खर्च होता है। तो जनता के दिए हुए पैसे का खर्च होता है। तो जनता से जो पैसा सरकार लेती है वो कैसे लेती है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आप एक शब्द जानिए, कोषागार। ये इसको और आसान करने के लिए मैं बता रहा हूं, जिला कोषागार। यानी डिस्ट्रिक्ट, आपको समझाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लिख दे रहे हैं। कोषागार का डिस्ट्रिक्ट में होता ही है ट्रेजरी। अगर आपसे कोई एक शब्द पूछे कि सरकार का पैसा कहां रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई सवाल कर दे, सरकार का पैसा कहां रहता है भाई? है? ठीक है, आपका जवाब से हम
मतलब सही कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है तो स्टेट बैंक के सामने, स्टेट बैंक कहाँ है तो पोस्ट ऑफिस के सामने, दोनों कहाँ है तो आमने सामने। तो जवाब तो आपने दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमने जो प्रश्न किया भाई साहब, तो आपने जवाब दे दिया, नो डाउट। लेकिन क्या इस जवाब से पूरी जानकारी मिल गई? नहीं ना। सिर्फ आपने पल्ला झाड़ लिया अपना कि सर आपने पूछा था, जवाब तो दे दिया। तो सरकार का धन सरकार के पास रहता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकार है कौन? आप बोलिए ना, आपको जो बोलना है हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे आप ही के उत्तर से। नहीं क्या बोलिएगा, और कोई जबरदस्ती भी नहीं है। तो सरकार है कौन? तो आपको संविधान का अनुच्छेद 13 हम नहीं पढ़ाए थे? तो उसमें सरकार की परिभाषा या राज की परिभाषा बताए थे कि नहीं, कि राज कौन है, सरकार कौन है? आप बाजारू बात कीजिएगा। आप पढ़े लिखे हुए आदमी हैं तो कानून के दायरे में ना बात कीजिएगा भाई। तो हमने आपको बताया था, क्योंकि हमने क्वेश्चन राइज कर दिया कि सरकार कौन है, हम नहीं जानते। तो ये तो आर्टिकल 13 में राज की परिभाषा में बताया गया है कि कौन है। तो केंद्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका, स्थानीय शासन, जो भी सरकारी संस्था इसके अतिरिक्त हो, वो सब सरकार से कोई भी सहायता लेकर के कोई काम कर रहा है, वो सब सरकार राज्य की परिभाषा में आता है। तो इसलिए सरकार या राज्य कोई एक संस्था हो ऐसा तो परिभाषा में नहीं है। जितने ऑर्गेनाइजेशन से, एक अगर कांस्टेबल रोड पर खड़ा हुआ है और आपकी गाड़ी को रोकवा रहा है तो वहां पर वही सरकार है। एक अगर कर्मचारी आपसे आके टैक्स आपके मकान का ले रहा है तो वहां पर वही सरकार है पूरा का पूरा। एक सरकारी टीचर जो है आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहां पर वही सरकार है आर्टिकल 13 के अनुसार। तो फिर सरकार का खजाना कहाँ है? तो क्या सबके पास है? सबके पॉकेट में है? तो ये मसला है ना। तो चलिए, तो आप मजाक कर में बोल दिए, सीरियसली करके बोलिए कि अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सरकार का देखिए, हम यही सुनना चाहते थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सरकार का खजाना रहता है। क्या सभी क्लास पूरा सहमत है इससे? कौन सहमत नहीं है? अगर हाथ आप नहीं उठा रहे इसका मतलब सहमत है। आप सहमत नहीं है, बोले रिजर्व बैंक में सरकार का खजाना नहीं रहता है। फिर वही बात, नहीं रहता है। कहाँ रहता है? उन्होंने तो हिम्मत किया कि कम से कम बताया कि हाँ रिजर्व बैंक में रहता है। ये बिल्कुल जो है मतलब अनजाने में ही इनके जुबान से निकल गई बात, लेकिन यही सच है। बस वो उन्होंने कह दिया, हम तो एक अनजाने में बोल दिया, उन्होंने फेंक दिया तुक्का, लेकिन तुक्का सही लग गया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हम वो कहानी की तरह बताएं ताकि आप समझ जाएं कंसोलिडेटेड फंड। तो कोई भी रेवेन्यू जो ग्रास रूट से कलेक्ट होता है वो कौन करता है? तो कर्मचारी करता है जो ब्लॉक में होता है। वो भारत सरकार का या बिहार सरकार का सबसे लोएस्ट एम्प्लॉई, सबसे निचला वाला। चपरासी को छोड़ करके, चपरासी कोई काम नहीं करता है सेवा फाइल यहां से वहां ले जाने के लिए। जो रिटेन रूप में काम कर रहा है, एग्जीक्यूशंस कर रहा है, एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है, वो सबसे लोएस्ट एम्प्लॉई कौन है? दोनों का, केंद्र का और राज्य का, दोनों का। वो है कर्मचारी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वही सबसे पहला टैक्स कलेक्ट करता है। वो टैक्स कौन सा है? लैंड रेवेन्यू, भूकर, भूमि कर,
चूंकि एग्रीकल्चर प्रॉन देश है हमारा, यहाँ खेती ज़्यादा होती है, इसलिए अधिकांश टैक्स जो वसूल होता है वो भूमि से होता है। ये शुरू से चला आ रहा है, एंशिएंट पीरियड में भी वही रहा, मिडाइवल पीरियड में भी वही रहा, ब्रिटिश पीरियड में भी वही रहा। स्वतंत्रता के बाद चेंज कुछ हुआ है कि अब हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू आय का सरकार का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इतनी ग्रो की कि दूसरे सेक्टर से ज्यादा पैसा आने लगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर्विस सेक्टर से ज्यादा पैसा आने लगा। अब प्राइमरी सेक्टर से जो है उतना पैसा नहीं आ रहा है। जो टर्शरी सेक्टर हमारा है, यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, उससे हमें ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अब स्थिति चेंज कर गई, लेकिन अभी भी जो बुनियाद है वो हमारा एग्रीकल्चर ही है, उससे टैक्स जो वसूल होता है। इसके अलावा सरकार सिर्फ लैंड पर ही टैक्स तो नहीं लगा रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस हैं, और इन टैक्सेस को अलग अलग डिपार्टमेंट कलेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल आपको देंगे तो समझ जाइएगा। जैसे सेल टैक्स है, तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट सेल टैक्स कलेक्ट करता है, वहां ऑफिस बना हुआ, वहां जाके आप जमा करते हैं। इनकम टैक्स, उसकी अलग ऑफिस है, वहां आप जमा करते हैं। बिजली का बिल वो अलग है, वहां जमा करते हैं। एजुकेशन में भी आप कुछ पैसा देते हैं तो उसमें भी आपको रसीद मिलती है, तो वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां भी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां आप देते हैं। रेलवे में सफर करते हैं आप, तो रेलवे में टिकट खरीदते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा आप सरकार के विभिन्न विभागों में जमा करते हैं, यही ना करते हैं। अब देखिए, जो जो प्राइमरी कलेक्शंस लिया जनता से डायरेक्ट, उस पैसे को रखने का अधिकार उसे नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। वो पैसा कहां जाता है? तो जिस दिन कलेक्ट किया, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ पदाधिकारी ऑफिसर्स है, उसको आप देखिएगा कि अपने कार्यालय में 10 से 12 तक नहीं रहेगा। वो हर विभाग में वो जब भी आएगा तो 12 बजे के, जैसे ब्लॉक का कर्मचारी जब भी आएगा तो 12 बजे के बाद आएगा। क्यों पता है आपको? कि वो पिछले दिन के कलेक्शंस को ट्रेजरी में जाके जमा करता है। तो कोई भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो, किसी भी पदाधिकारी किसी भी ऑफिस में नहीं रहेगा, सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू को छोड़ करके। दूसरा दिन का रेवेन्यू उसके पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि पहला दिन का रेवेन्यू वो ट्रेजरी में जाकर करके जमा करेगा। अब देखिए कि ट्रेजरी में खाता होता है, रजिस्टर होता है, और हर विषय का नंबर दिया रहता है। जैसे होता है ना कि चालान जमा करके, चालान हमको दे दीजिए आप लोग, तो देखिए कि एजुकेशन में चालान जमा कर रहे हैं तो उसमें एक नंबर आपको लिखना पड़ेगा उस इस पर फॉर्मा पे। जीएसटी नंबर नहीं सर, वो सब्जेक्ट नंबर रहता है कि एजुकेशन को 56 नंबर पर है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो वहां का ऑफिसर्स या कर्मचारी बतावेगा कि किस मद में जमा करना है, तो इसका इतना नंबर है, लिखो। और वो क्या होता है कि वो सबका रजिस्टर बना रहता है। जितना नंबर है उसका, आप जो पैसा जमा किए उस रजिस्टर में ट्रेजरी में चढ़ गया और पैसा रखा गया। तो इसी ढंग से चाहे, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग रजिस्टर होता है उसके सब्जेक्ट्स का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रजिस्टर होता है। क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के ऑफिसेस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। रेलवे का ऑफिस है ना भाई, पोस्टल एंड टेलीग्राफ का ऑफिस है ना, सेंट्रल है ना। तो सभी के पैसे वहां जाकर के सेकंड डे जमा होता है। बात समझ में आई? अब एक हफ्ता तक ये होगा, तो एक हफ्ता में एक ट्रेजरी में कितना पैसा किस मद में आया, उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार करके पटना में, यानी हर डिस्ट्रिक्ट अपने राज्य की राजधानी में, वहां महालेखाकार होता है,
अकाउंटेंट जनरल इंग्लिश से बोलते हैं एजी ऑफिस, जो पूरे स्टेट के लेखा का हिसाब रखता है अपने पास। पटना में जाएंगे तो और ब्लॉक के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वही एजी ऑफिस है। तो हर हफ्ते हर डिस्ट्रिक्ट अपने आय का विवरण जो है वो एजी ऑफिस में जमा करेगा। क्लियर? और उसके बाद हर महीने एजी ऑफिस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो दिल्ली में है, जो पूरे भारत का लेखा देखता है, उसके यहां अपने स्टेट के आय का पूरा विवरण देगा। तो पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, पैसा पटना नहीं जाएगा। बात समझ में आई? पैसा कहां रह जाएगा? बोलते हैं क्यों नहीं? जिला कोषागार में, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में। तो सरकार का पैसा साबित हुआ ना कि रिजर्व बैंक यानी बंबई में जो हेडक्वार्टर है वहां नहीं है। कहां है? सरकार का पैसा फैला हुआ है। जो इसके 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी में। अब बात समझ में आई? तब आपसे कोई पूछेगा कि सरकार का पैसा कहां रहता है, तब क्या बोलिएगा? हर डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी में। डीएम ऑफिस जो है वहां है, कलेक्ट्रेट देखे हर जगह कलेक्ट्रेट में रहता है। और जो है वो कहीं कहीं कलेक्ट्रेट में अगर नहीं बना हुआ है, उस जमीन के अंदर तहखाना में रहता है, तो कहीं नहीं है तो फिर स्टेट बैंक को जिम्मा दे दिया जाता है। तो यहाँ आप जाइएगा तो नगर निगम का जो मेन गेट है उसके सामने आप देखिएगा पुलिस हमेशा रहेगा, तो वही ट्रेजरी है। तो वो तहखाना बना हुआ है ब्रिटिश पीरियड से ही, उसी में जो पैसा होता है सब सरकार का रहता है। अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है? अभी तो इब्तदा इश्क है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अब तो ये हमने इनकम आय के बारे में आपको बात बताई। तो सरकार का दूसरा काम व्यय भी है ना। तो व्यय कैसे करेगा, खर्च कैसे करेगा? तो बिना लेजिस्लेटिव संसद या विधानसभा के परमिशन से नहीं करेगा। और सरकार का पैसा खर्च होगा तो उसके लिए बजट में प्रोविजन करना होगा। तो बजट जब पास हो गया और जिस डिपार्टमेंट को जितना अधिकार मिला कि आपको इतना करोड़ रुपया खर्च करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्व बैंक जाके वो डिपार्टमेंट के यहाँ उतना पैसा जाके रख दिया कि लीजिए खर्च कीजिए। वो सिर्फ परमिशंस मिलता है उसको कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, इस मद में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि शिक्षा विभाग को मिला कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में, देखिए गलत काम कर रही है ना, नहीं हमको देखना है ना, ठीक है, इधर देखिए। अभी सबसे सुंदर आदमी हम हैं, इसको ध्यान रखिए, सबसे अट्रैक्टिव आदमी हम हैं। तो आपकी मजबूरी है कि हम ही से मोहब्बत करें आप, और नहीं तो पढ़ नहीं पाइएगा। मसला को समझिए। और ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर पढ़ाई हैम्पर होगा। हम नहीं चाहते कि आपका एक एक सेकंड जो है वो बर्बाद हो, हम चाहते हैं कि एक एक सेकंड आपका यूज हो। इसीलिए हम क्लास में अनयूजुअल टॉक नहीं करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा अनयूजुअल हरकत नहीं करें कि आपका पढ़ाई मतलब रुक जाए। अब देखिए भूल गए क्या बोल रहे थे, याद दिलाइए। हाँ, मान लिया शिक्षा विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पास किया बजट में कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खुलेगा। तो वहां पार्लियामेंट में पास हो गया, इसका मतलब शिक्षा विभाग ऑथराइज्ड हो गया हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खोलने का। तो अब शिक्षा विभाग क्या करेगा? तो शिक्षा विभाग विद्यालय, पहले तो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर निकालेगा। वो यही नहीं करेगा भाई। तो टेंडर शिक्षा विभाग खुद नहीं निकालेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग शिक्षा देने का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का काम नहीं करता है। तो वो रिक्वेस्ट करेगा कौन? भवन निर्माण विभाग से। तो वो चिट्ठी इशू कर देगा शिक्षा विभाग
हर डिस्ट्रिक्ट में भवन निर्माण विभाग का ऑफिस है, वहां चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है इंजीनियर, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य अभियंत्रक पदाधिकारी कहा जाता है। तो उसके कार्यालय में चिट्ठी आ जाएगा। अब वो टेंडर निकालेगा, कौन? चीफ इंजीनियर का ऑफिस जो भवन बनाता है। अब उसके हाथ में पावर आ गया, ठीक है, पैसा उसके हाथ में भी नहीं आया। अब देखिए उसमें सब ठेकेदार पहुंचेंगे कि हम बना देंगे। तो चीफ इंजीनियर का दो काम है, एक कि जो बाजार मूल्य पर है उस मूल्य पर टेंडर को एक्सेप्ट करे, और दूसरा कि मानक के अनुसार बिल्डिंग बने, ये देखना है उसको। तो ठेकेदार जो जीत गया ठेका लेने में, अब पैसा उसका लगेगा। तो मान लिया 100 रुपया खर्च करना है तो 20 रुपया पहले उसको खर्च करना पड़ेगा, माने काम चालू कर देना। अब जब हो जाएगा तो इंजीनियर साहब देखने जाएंगे, हाँ 20% हो गया है, तब उसका जो फाइल होगा उसका रेवेन्यू बनेगा कि इनको इतना रुपया दिया जाए। इंजीनियर साहब ऑर्डर करेंगे और वो कागज लेके कहां जाएगा? यही डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में, दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा सब तो यही है ना। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर जो है वो उसको उतना पैसा दे देगा। तो मंत्री जी पैसा नहीं देते हैं, डीएम साहब पैसा नहीं देते हैं। पैसा कौन? ट्रेजरी देता है। किसको देता है? जो काम किया। ट्रेजरी किससे लेता है? टैक्स पेई से लेता है। किस माध्यम से लेता है? तो ऑफिसेस के माध्यम से लेता है। तो ये आय व्यय का पूरा पूरा लेखा जोखा है। हम समझते हैं कि अब आपको जो संचित निधि है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक समस्या देश के पास रहती है कि सरकार का कोई भी विभाग तभी खर्च कर सकता है जब उसको संसद से परमिशन हो, जब बजट में प्रोविजन हो। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, सुखाड़ हो जाए, कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, या अभी देखिए सुबह सुबह न्यूज मिला कि भाई रूस में और जापान में भूकंप आया हुआ है, और ऐसा भूकंप कि 1 घंटे में 200 बार आया। मतलब पानी का जो टब है वो हिल रहा है तो हिल रहा है, गाड़ी खिलौने की तरह हिल रहा है। तो ऐसे आकस्मिकता में, ऐसी इमरजेंसी में तो बहुत तोड़फोड़ होगा ना, तो उसमें तो खर्च करना पड़ेगा सरकार को। और यहाँ कानून आपने बना रखा है कि जब तक पार्लियामेंट आपको अनुमति नहीं दे आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इस आकस्मिकता को पार्लियामेंट को सूचना थी? नहीं थी। तो ऐसे इमरजेंसीज के लिए ये 500 करोड़ रुपए का, कितना? 500 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी फंड बना दिया गया, और इसका अधिकारी बना दिया गया है राष्ट्रपति को। ठीक है कि कोई भी अर्जेंसी आएगी और सरकार को पैसे की जरूरत होगी तो राष्ट्रपति को कहेगा कि दीजिए, राष्ट्रपति ऑर्डर करेगा और वो पैसा आकस्मिक निधि से निकल जाएगा। अब बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अब बच गया लोक लेखा, पब्लिक अकाउंटिंग। ये क्या है भाई? तो भाई हमने टैक्स की ना बात की, शुल्क की तो बात नहीं की। तो सरकार के तरफ से बहुत सारे शुल्क लगाए जाते हैं विशेष काम के लिए, तो वो पैसा कहां जाएगा? तो इस तरीके का जो टैक्स से अतिरिक्त कलेक्शंस होता है सरकार का, वो सभी के सभी लोक लेखा में जमा होता है, क्योंकि किसी को राइट्स नहीं है कि सरकारी पैसे को अपने पास एक दिन से अधिक रखे। उसको सरकार के अकाउंट में जमा ही करना है। तो इस तरीके से वो पैसा कहां जमा होता है? लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में। और इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। इससे पैसा निकालने के लिए जो अधिकारी होता है वो सक्षम होता है पैसा निकालने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि पितृपक्ष का मेला हमारे यहाँ लगता है,
तो उसमें जो भी यात्री आते हैं या ट्रेन से जो ट्रैवलिंग करेंगे, गया से टिकट लेंगे, उनको 5 रुपया पर टिकट जो है वो शुल्क लगेगा, पितृपक्ष शुल्क। बाहर से कोई भी गाड़ी आएगी तो उसको 50 रुपये 100 रुपया पर गाड़ी देना पड़ेगा। तो ये सब पैसा डीएम साहब के पॉकेट में थोड़ी चल जाता है, ये उसी दिन कहां जमा होता है, लोक लेखा में। अब भाई 20 टैंकर पानी भिजवाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो डीएम साहब जो पैसा अलाउट करेंगे 20 टैंकर पानी के लिए, वो इसी लोक लेखा से, इसके लिए पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात समझ में आई? कोई प्लेग फैल गया एकदम एट रैंडम, उसके लिए फंड नहीं है तो डीएम साहब को खर्च करना, नहीं तो मृत्यु और ज्यादा बढ़ सकती है, तो किससे पैसा निकाल लेंगे? वो लोक लेखा से, पब्लिक अकाउंट से। तो हम समझते हैं कि सरकार के 3 तिजोरियों की जानकारी आपको हो गई। ऐसा नहीं कि डाका डाल दीजिएगा आप जाकर। हमको तो हम तो सब बता ही दिया वो कहां कहां है। खतरा तो तब ना पैदा हो गया कि आपको पता हो गया। तो साहब ये हमने बताया आपको। अब फिर हम पहले स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो हम लोग का सफर कहां चल रहा था? इस पर। इसमें मामला फंस कैसे गया था? तो संचित निधि शब्द पर। अब संचित निधि आप समझ गए, तो उस पर कोई व्यय भारित करना हो, कोई एक्सपेंडिचर इंपोज करना हो, तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, उस पर 2 तरह का भार दिया जा सकता है, एक वोटेबल और एक नॉन वोटेबल, मतापेक्षी और गैर मतापेक्षी। घबराइएगा मत हिंदी से, वोटेबल समझ गए ना इंग्लिश में, तो हिंदी में मतापेक्षी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? गैर मतापेक्षी, नॉन वोटेबल, यही तो है कहानी। तो जिस मद पे लेने के लिए पार्लियामेंट में वोट दे करके अनुमति लेनी पड़ी, उसको वोटेबल बोलते हैं। और जिस खर्च के लिए पार्लियामेंट में वोट नहीं लेना पड़े, पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है वोटिंग करने का, वो गैर मतापेक्षी नॉन वोटेबल फंड कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन या सरकारी कर्मचारियों का जितना वेतन है, ठेठ भाषा में ये समझ लीजिए, राष्ट्रपति से लेकर के जो आप सुनते हैं कि संचित निधि पर भारित व्यय है ये, तो इस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती है, सिर्फ पास कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जितना विकासात्मक काम होता है या सरकार ऋण ली उसका ब्याज देना हो, या बाजार की जितनी गतिविधियां होती हैं पूंजीगत कैपिटल वाली, वो सब वोटेबल होती है, उसको पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। तो इस तरह के भारित व्यय से या कोई आय बढ़ाने से, कर लगाने से, जितने भी मुद्दे संचित निधि पर है, वो 2, 3, 4, 5 तक सिर्फ संचित निधि के बारे में वर्णन है। तो ये सभी के सभी से संबंधित कोई प्रस्ताव आएगा तो वो प्रस्ताव धन विधेयक कहलाएगा, ये मनी बिल कहलाएगा। अब समझ में आ गई? और इसके इतर छोड़ कर करके, ये जो 6 कैटेगरीज मैंने बताई, इसको छोड़ कर करके अन्य कोई पैसा से संबंधित मामला अगर पार्लियामेंट में आता है तो वो वित्त विधेयक कहलाता है, फाइनेंस बिल कहलाता है। अब बात समझ में आ गई? और ये जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अगर अमेंडमेंट करना है, आपको संशोधन करना है, तो उसके लिए जो बिल लाइएगा तो वो संवैधानिक संशोधन बिल कहलाता है। ठीक है? अब देखिए, चारों प्रकार का जो बिल है, इसमें संसद में पास होने की प्रक्रिया समान नहीं है, अलग अलग है। तो उसका पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सामान्य विधेयक वाला बात को पढ़ लें,
यानी अब जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट में कोई सामान विधेयक कैसे प्रस्तुत होता है और फिर वो कानून कैसे बन जाता है, और जब ये हम समझा देंगे तब उसी को आधार बना करके बाकी धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में जो डिफरेंसेस हैं उसको बता देंगे, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि कोई भी कानून कैसे बनता है। इसको लिख लिया आपने, आगे बढ़े। अब एक हेडिंग बना देते हैं, सामान विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ जनरल बिल, जगह नहीं इसलिए सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी सिंपल बिल अगर पास होगा तो उसके 5 स्टेप होंगे। कितना? 5। और उस 5 स्टेप में जो पहला 3 स्टेप होगा उसको बोलेंगे प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। इंग्लिश उसका होगा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। क्लियर? तो सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रथम पाठन, यानी फर्स्ट रीडिंग। ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, तो जो पढ़िएगा तब पूरी बात समझ में आएगी कि इसके अंदर की कौन सी बातें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात यह कि जो सामान्य विधेयक है वो अलग से जान लीजिए कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। इसी बुनियाद पे आगे का जो विधेयक है उसमें डिफरेंसेस है। बात समझ में आ रही है? जो सिंपल बिल है, जो सामान्य विधेयक है, वो आप राज्यसभा में शुरुआत कर सकते हैं, लोकसभा में भी शुरुआत कर सकते हैं। कहीं भी शुरुआत करेंगे वहां ये 3 प्रोसेस कंप्लीट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इस तरह से 5 प्रोसेस हैं। तो सिंपल बिल में जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है। तो हम जो ये बता रहे हैं आप मान के चलिए, चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत हो चाहे लोकसभा में हो, जिसमें भी हो उसमें फर्स्ट रीडिंग जो होता है उसमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज और इसको बताने से पहले एक बात और बताना है आपको कि ये जो सामान्य विधेयक है ये भी 2 तरह का होता है। ये भी 2 तरह का होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर दे तब इस पर आते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। सामान्य विधेयक भी कितना तरह का होता है? जनरल बिल।
एक को बोलते हैं सरकारी विधेयक, यानी गवर्नमेंट बिल, और दूसरा को बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक, यानी नॉन गवर्नमेंट बिल। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि सिंपल जो जनरल बिल है वो दो भाग में है, तो किसको हम लोग बोलेंगे सरकारी विधेयक और किसको बोलेंगे गैर सरकारी? बोलिए साहब, सबसे लास्ट पीछे जो बैठे हुए हैं आपको तो आता होगा। किस विधेयक को सरकारी विधेयक बोला जाता है और किसको गैर सरकारी विधेयक? किसी एमपी के द्वारा? फिर से बोलिए। नहीं, अभी आप एमपी बोल दिए थे। नहीं, दोनों में से एक बोलिए। एमपी से, एमपी के द्वारा नहीं, और गवर्नमेंट पे एमपी भी शामिल है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये गैर सरकारी किसी संस्था द्वारा। ठीक है, एक राय ये आई। हाँ, आप क्या बोलेंगे? पीछे वाले, मैंने सेकंड रो वाले। हाँ, ये दो तरह की बातें आई। क्लास किस बात को मानेगा? नहीं नहीं, उन दोनों में अगर पूछा जाए तो हमारी बात को तो मानेंगे ही आप। उन दो जो पहले वाली बात आई और जो बाद वाली आई, तो किसको आप मान रहे हैं? बोलिए। जो बाद वाली बात आई वो सही है। ठीक है, यानी अगर कोई मंत्री, मिनिस्टर जो बिल प्रस्तुत करेगा तो उसको सरकारी बोलेंगे। ठीक है, और कोई भी सांसद, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना हो, ध्यान रखिए बात, ऐसा नहीं कि विरोधी दल वाला सांसद करेगा तब उसको गैर सरकारी बोलेंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने वाले एमपी सरकार नहीं। एग्जीक्यूटिव डिफिनेशंस के मुताबिक बता रहे हैं आपको। तो इस तरीके से कोई मिनिस्टर्स अगर विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। और कोई एमपी अगर कर रहा है तो उसको गैर सरकारी। और इसके अलावा हमको, आपको, कोई दूसरा संस्था को पावर ही नहीं है कि पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये पूरी बात, इतनी सारी बातें बतानी थी आपको। फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ये जो बात हो रही है, तो इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि किसी भी दोनों में से किसी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि आगे जो बताएंगे उसमें इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये दो बात दिमाग में रखेंगे, किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा ये, और सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार का विधेयक प्रस्तुत होगा जनरल बिल के मामले में। अब ये जो प्रस्तुत होता है, तो जो प्रस्तुत करता होगा, यानी प्रेजेंटर जो होगा, जो प्रेजेंट करेगा, या तो एमपी मिनिस्टर होगा या एमपी होगा, तो वो क्या करेगा कि प्रस्तुतकर्ता सिर्फ शीर्षक
और उद्देश्य किसका, बिल का। ये जो सामान्य विधेयक जिस विषय पर होगा उसका उठ के हेडिंग पढ़ेगा और उसका एम्स बना बताएगा थोड़े से में 4-5 लाइन में कि इस वजह से हम विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रस्तुतकर्ता का ये दोनों चीज, ठीक है, सदन स्वीकार कर लेती है, ठीक है, तब जानते हैं क्या होगा, इसको राजपत्र यानी गजेट में प्रकाशित हो जाता है। ये तो प्रथम पाठन में इतना ही काम होता है कि जो मंत्री है, ये एमपी है, वो बिल लाया, उसका हेडिंग पढ़ा कि ये हेडिंग ऐसा है, ये बिल लाने का मेरा ये उद्देश्य है, सदन क्या कहती है, तो ठीक है, सदन एक्सेप्ट करती है कि आप ये बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। बस उस दिन प्रथम पाठन समाप्त हो गया। यानी मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है या उससे भी कम से। वही फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल कहलाया, सिंपल बिल कहलाया। अब उसके बाद क्या है कि उसे गजट में प्रकाशित करवा दिया जाता है। गजट आप जानते हैं क्या होता है? ये जो राजपत्र हमने लिखा हिंदी में, कोई भी काम, सरकारी काम तभी माना जाएगा जब वो राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, गजट में प्रकाशित हो जाए। जैसे आप कोई भी कानून लागू है तो कैसे मानते हैं? तो राष्ट्रपति साइन करता है तो गजट में प्रकाशित हो जाता है, पब्लिक के बीच चला आता है, उसमें आदेश रहता है कि आपको इस कानून को अमुक तिथि से मानना है, तो सभी पर लागू हो जाता है। उसी प्रकार से इस बिल को गजट में प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि जनता जान जाए कि इस प्रकार का बिल आ रहा है। जनता चाहे तो उसको पढ़ सकती है, एक एक चीज को जान सकती है। किस लिए? कि उसके खिलाफ कोई काम नहीं। और यही नहीं कि जनता को सिर्फ पढ़ने का अधिकार रहता है, बल्कि हर बिल पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार रहता है। जब ये नहीं था, मतलब कि नेट का जमाना नहीं था, तो लोग चिट्ठी पे आपत्ति दर्ज करते थे। उस समय गजट जो है बजाते तौर पे पेपर में छपता था और उसमें रहता था कि इस मंत्रालय का ये एड्रेस है उसका, आप अपनी आपत्ति वहां दर्ज करा सकते हैं, इस उद्देश्य से। साथ ही साथ जो सांसद होते हैं उनको एक एक प्रतियां दे दी जाती है और लगभग 5-10 दिन का समय दिया जाता है कि उसको पढ़ करके उस पर अच्छी तरह तैयारी कर करके आए। बात समझ में आए? भाई जानकारी रहेगी तो ना कौन सी कानून बन रहा है। तो ये प्रस्तुतिकरण के बाद फौरन बहस नहीं होने लगती है, बल्कि 5-10 दिन का समय दिया जाता है जनता को भी अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए, सांसद को भी पढ़ने के लिए। अगर मामला काफी विवादित रहता है तो और ज्यादा समय दिया जाता है कि 15 दिन ले लीजिए, 20 दिन, महीना दिन ले लीजिए और बढ़िया से पढ़ करके अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए। तो इस तरीके का फर्स्ट रीडिंग जो प्रथम पाठन है वो आपका खत्म हो गया। अब उसके बाद जब द्वितीय पाठन इसका होता है, यानी सेकंड रीडिंग, ठीक है ना? तो सेकंड रीडिंग में क्या होता है? 3 काम होगा। पहला काम तो ये होगा कि व्यापक विचार होगा।
वाइडली डिस्कशंस होगा और डिस्कशन में सारे दल को समय दिया जाएगा। जिस तरह का विधेयक होगा उस हिसाब से, मान लिया इस पर 2 घंटे की चर्चा करना ही तो 2 घंटा को ही डिफरेंट दल में बांट दिया जाएगा कि आप अपना बोलिए, और उसमें वो संशोधन भी प्रस्तुत करेगा। और संशोधन जो प्रस्तुत करेगा तो संशोधन पर सदन की राय ली जाएगी। अगर संशोधन पास हो गया तो संशोधित रूप में माना जाएगा वो विधेयक। अगर पास होगा भी तो उसी संशोधित रूप में जो संशोधन किया गया उसमें। अब काफी डिस्प्यूटेड है मान लिया जाए तो फिर ऐसा किया जाएगा कि परवर समिति यानी सेलेक्ट कमिटी हर सदन की होती है, या फिर दोनों सदनों की होगी अगर तो संयुक्त परवर समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, इसको दे दिया जाएगा। ठीक है। और जब ये तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया होती, इसमें भी समय लगेगा, तब इसके बाद तृतीय वाचन होता है। क्या होता है? तृतीय वाचन। वाचन भी बोलते हैं, पाठन भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह पठन लिखेगा, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होगा साहब? तो ये तीनों काम हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो इसमें जो है थर्ड रीडिंग में पास कराने की अनुमति मांगी जाती है सदन से कि पास कर दिया जाए। बहस जितना होना था हो गया। अगर ये काम हो गया तो डायरेक्ट ये वाला होगा। अगर परवर या संयुक्त परवर समिति को दे दिया गया है तो थर्ड पाठन में या पठन में या वाचन में या रीडिंग में उस पर फिर थोड़ा सा बहस होगा और तब लास्ट में रखा जाए क्यों ना पास कर दिया जाए। तो पास करने की 2 तरीके होंगे, एक ध्वनि मत से, मतलब कोई आपत्ति नहीं, बेंच थपथपा करके सब थपथपा देगा तो हाँ पारित, सबको सहमति है, अध्यक्ष जो है घोषित कर देगा, सभापति घोषित कर देगा कि हाँ सदन इससे सहमत है और उसका निर्णय अंतिम होगा। यह दूसरा एक पद्धति है कि मतदान से भी, ये प्रपोजल आया कि नहीं, हम सहमत नहीं, मतदान कीजिए इस पर, तो फिर अध्यक्ष या सभापति जो है अपना मशीन जो है चालू कर देगा मतदान वाला और उसमें बोलेगा कि पक्ष और विपक्ष में अपना अपना मत दीजिए। तो हर की अलग अलग बत्ती होती है, वो बत्ती जल जाएगी और उसकी संख्या, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गया, आ जाएगा स्क्रीन पर कि इतना लोग पक्ष में दिए, इतना लोग विपक्ष में, घोषणा हो जाएगी अध्यक्ष के द्वारा। तो अगर पक्ष में पड़ा अधिक मत तो बिल पास माना जाएगा, अगर विरोध में गया तो बिल गिर गया। तो किसी भी सदन में ये, अब उसके बाद ये तो 1 2 3 हो गया। ये जो चौथा चरण, अब यहां से हम चरण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेज, किसी भी विधेयक का क्या होता है तो वो दूसरे सदन में जाएगा। कहां जाएगा? दूसरे सदन में। दूसरे समझ रहे हैं ना? फिर से समझ लीजिए कि अगर यहां शुरुआत हुई है राज्यसभा में तो यहां लोकसभा में जाएगा चौथे स्टेज में। अगर यहां लोकसभा से शुरू हुआ है तो अब यहां कहां जाएगा? राज्यसभा में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब दूसरे सदन में जाएगा तो ये तीनों पठन से गुजरना पड़ेगा। जो ये तीनों पठन यहां हुआ है वो अब कहां होगा? दूसरे सदन में, और वहां भी वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो यहां अपनाया गया है। तो फिर इसको लिखना तो जरूरी नहीं है, तो समझा ही दिया आपको।
अब देखिए अगला और लास्ट बचा हुआ क्या है कि पांचवा चरण यानी फिफ्थ स्टेज। विधेयक का क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब जगह नहीं इसलिए समझा देते हैं इसको। राष्ट्रपति क्या करेंगे इसको जरा बोलिए तो सोच करके। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो क्या करेंगे राष्ट्रपति? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बोलिए। नहीं, यहीं पर तो गलत है। 3 चीज कर सकते हैं वो। पहला कि अनुमति प्रदान कर दे, तो जैसे ही करेंगे तो ये विधेयक क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। जैसे ही साइन किए और लागू का तिथि निर्धारित करेंगे तो गजट में प्रकाशित होगा, उस दिन से लागू हो जाएगा। दूसरा, नहीं रुकिए ना, इतना हड़बड़ी क्या है? दूसरा ये है, देखिए आप लोग चाहते हैं कि हड़बड़ी में खूब पढ़ करके निकल जाए। हमारा तरीका दूसरा है, हम बहुत आराम से चलना चाहते हैं और वो तरीका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बातें समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अट्रैक्शन पढ़ाई के प्रति पैदा हो। एक फॉर्मेलिटीज अगर हम भी करें और आप भी करें तो उससे बेहतर है कि घर में दोनों आदमी सोए रहे। अगर दोनों पक्ष एक कमरे में एकत्र हुए हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर करके जाए, मेरा ये कहना है। घड़ी मत देखिए, चीज देखिए कि क्या है। अगर ऐसे पढ़िएगा तो फिर आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव कर लेंगे आपको, और आपको लगेगा कि हाँ जो है हम कुछ अच्छा काम लाइफ में कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया कि भाई साइन कर दिए, मामला ही खत्म हो गया। सेकंड स्टेज ये कि कुछ बोलबे ना करे, वो रखे रहे अपने पास। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति का निलंबनकारी निषेधाधिकार, डिलेड वीटो, इसी को बोला जाता है। और वो इसी में लागू होगा और किसी में नहीं लागू होगा, इसीलिए स्पेशल बता रहे हैं आपको। जो आगे का जो 3 प्रकार का विधेयक बताया उसमें ये नहीं लागू करेंगे राष्ट्रपति जी। गौर से समझिए मैया बाबू, ये जो निलंबनकारी निषेधाधिकार, डिलेड वीटोस का नाम सुनते हैं ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते, तो वो ना मनी बिल में लागू होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में लागू होगा। वो लागू होगा किस पर? तो सिंपल बिल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा हौच पौच मामला है, इसीलिए रुक करके यहां पर हम बता दे रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास ये है कि रिकंसीडर, यानी पुनर्विचार के लिए फिर से लौटा दे। और रिकंसीडर करके अगर पार्लियामेंट फिर भेज देती है 74 के मुताबिक साइन करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये थर्ड ऑप्शन भी मनी बिल पर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लागू नहीं होगा। वो आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। मनी बिल पर पुनर्विचार करके क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि उसी के रिकमेंडेशन को मनी बिल प्रस्तुत किया गया था। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, यानी कैसे कानून बनता है। मैंने बड़ी ईमानदारी से आपको पूरा बात बताया। चूंकि आपको 1 घंटा और हमारे साथ रहना है तो अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो अजब शकल होने लगा आप लोग का, क्या विचार है? वो थोड़ा ब्रेक दे दे, ठीक है, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। ना साइंस नहीं है, मतलब थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आधा घंटा तो फिर टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी 11:15 बज रहा है तो 11 बजे शुरू कर देते हैं, है ना? तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
फिर हम अगले क्लास में उपस्थित होते हैं।